नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है मिस पद्मा, लेखक मुंशी प्रेमचंद। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वह था जीवन का सूनापन। विवाह को उन्होंने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था कि वह स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करेंगी। एमए की डिग्री ली, फिर कानून पास किया, फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। रूपवती थी, युवती थी, मृदुभाषिणी और प्रतिभाशालिनी भी थी। मार्ग में कोई बाधा न आई। देखते देखते वह अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल आई। अब उनकी आमदनी कभी कभी 1,000 से भी ऊपर बढ़ जाती। अब उतने परिश्रम और सिर मगजन की आवश्यकता न थी। मुकदमे तो अधिकतर वही होते थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। उनके विषय में किसी तरह की तैयारी करने की जरूरत न मालूम होती थी। कानून से कैसे विजय मिला करती है, इसके कुछ लटके झटके उन्हें मालूम हो गए थे। इसलिए अब उन्हें बहुत अवकाश मिलता था और इसे वह किस्से कहानियाँ पढ़ने, सैर करने, सिनेमा देखने और मिलने मिलाने में खर्च करती थी। जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी व्यसन की ज़रूरत को खूब वह समझती थी। फूल और पौधे लगाने का व्यसन पाल लिया था। यह बात ना था कि उन्हें पुरुषों से विरक्ति हो गई थी, उनके प्रेमियों की कमी ना थी, मगर अगर उसके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न रहता। मगर यहाँ तो रूप और यौवन के साथ धन भी था। फिर रसिक वृंद क्यों चूक जाते। पद्मा को विलास से घृणा थी नहीं, घृणा थी पराधीनता से, विवाह का जीवन का व्यवसाय बनाने से। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उड़ाया जा सकता है तो फिर क्यों ना उड़ाया जाए। भोग में उसे कोई नैतिक बाधा न थी। इसे वह केवल देह की एक भूख समझती थी। इसी भूख को किसी साफ सुथरी दुकान से भी तो शांत किया जा सकता है, और पद्मा को साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी। ग्राहक दुकान में कोई चीज़ लेता है जो उसे पसंद आती है। पद्मा भी वही चीज़ चाहती थी। यूं उसके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई डॉक्टर, कई रईस। मगर ये सब के सब अय्याश थे, बेफिक्रे, केवल भौरे का रस की तरह लेकर उड़ जाना चाहते थे। उनके सभी प्रेमियों में से एक थे मिस्टर प्रसाद, बड़ा ही रूपवान, धुरंधर विद्वान, एक कॉलेज में प्रोफेसर था। वह भी मुक्त भोग के आदर्श का उपासक था और पद्मा भी उस पर फिदा थी। चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्णतः अपना बना ले। लेकिन प्रसाद चंगुल में ना आता था। संध्या हो गई, पद्मा सैर करने जा रही थी कि प्रसाद आ गए। सैर करना मुलतवी हो गया। बातचीत में सैर से कहीं ज़्यादा आनंद था। पद्मा आज प्रसाद को कुछ दिल की बात कहने वाली थी। कई दिनों के सोच विचार के बाद उसने कह डालने का निश्चय किया। उसने प्रसाद की नशीली आंखों में आंखें मिलाकर कहा, तुम मेरे यहाँ बंगले में आकर क्यों नहीं रहते। हंसते हुए प्रसाद बोले, नतीजा यह होगा कि 2-4 महीने में मुलाकात बंद हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा क्या आशय। आशय वही है जो मैं कह रहा हूँ। आखिर क्यों। मैं अपनी स्वतंत्रता ना खोना चाहूँगा, ना तुम अपनी स्वतंत्रता। तुम्हारे जब तुम्हारे पास आएंगे तो मुझे जलन होगी। मेरे पास जब मेरी प्रेमिकाएं आएंगी तो तुम्हें जलन होगी। इस तरीके से मनमुटाव बढ़ेगा तो मैत्री कैसे निभेगी। दोनों कई मिनटों तक मौन रहे। प्रसाद ने अपनी परिस्थिति को इतने स्पष्ट, बेलाग और लठमार शब्दों में खोलकर रख दिया कि कुछ कहने की जगह ही न मिलती थी। आखिर प्रसाद ही का नुक्ता सूझा। बोला, जब हम दोनों प्रतिज्ञा न कर लें कि आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, तो एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। तुम यह प्रतिज्ञा करोगे। पहले तुम बतलाओ। हाँ, मैं करूँगी तो मैं भी करूँगा, मगर इस एक बात के सिवा सभी बातों में स्वतंत्र रहूँगी, और मैं भी इस एक बात के सिवा हर बात से स्वतंत्र रहूँगा। तो फिर ठीक है, बोलो। मंजूर। मंजूर। तो कब से। जब से तुम कहो। तो मैं कहती हूँ कल से ही तुम यहाँ आकर रहने लगो। तय। लेकिन तुम इसके विरुद्ध आचरण किया तो तुम मुझे घर से निकाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा। तुम मुझे त्याग देना। और क्या करोगे। जी नहीं, तब इतने से चित्त को शांति न मिलेगी। तब मैं चाहूँगा कि तुम्हें जलील करूँ, बल्कि तुम्हारी हत्या करूँ। तुम बड़े निर्दयी हो प्रसाद। जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं, हमें किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद फिर मैं उस अविज्ञा सह सकूँगा, न तुम सह सकोगी। तुम्हारे पास दंड देने का साधन है, मेरे पास नहीं है। कानून मुझे कोई अधिकार नहीं देगा। मैं तो केवल अपने पशुबल से प्रतिज्ञा का पालन कराऊंगा, और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या करूंगा। तुम तो चित्र का शाम पक्षी देखते हो।
जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ तो यह मकान, नौकर चाकर, जायदाद सब तो तुम्हारा ही हो जाएगा। दिल से कहती हो पद्मा? सच्चे दिल से, मगर जानकी तुम्हारे पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। यह समझ लो, मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में रहूँगा, स्वामी बनकर रही। तुम घर के स्वामी नहीं, मेरे स्वामी बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामिनी बनकर रहूँगी। प्रोफेसर प्रसाद, मिस पद्मा दोनों साथ रहने लगे और प्रसन्न भी। दोनों ही ने जीवन के जो आदर्श मन में स्थित कर लिया था वह सत्य बन गया। प्रसाद को केवल 200 रुपये वेतन मिलता था, मगर अब वह अपनी आमदनी का दुगना भी खर्च कर दे तो परवाह नहीं। पहले वह कभी कभी शराब पीता था, अब रात दिन शराब में मस्त रहता। अब उसके लिए अलग अपनी कार हो गई, अपने नौकर, तरह तरह की बहुमूल्य चीज़ें अपने लिए मंगवाता रहता, और पद्मा बड़े हर्ष से उसकी सारी फिजूल खर्चियाँ बर्दाश्त करती। और ना बर्दाश्त करने का प्रश्न ही ना था। वह खुद उसे अच्छे से अच्छे सूट पहना कर देती, ठाठ से रख कर के प्रसन्न होती। जैसी घड़ी इस वक्त प्रोफेसर प्रसाद के पास थी, शहर के बड़े बड़े रईसों के पास ना होगी। और पद्मा जितना भी उसे दबती, प्रसाद उसे उतना ही दबाता कि कभी कभी उसे नागवार भी लगता, पर किसी अज्ञात भय के कारण वह कुछ ना बोल पाती। प्रसाद को जरा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो उठता था। उस पर आवाज़ें कसी जाती, फफ्तियाँ कसी जाती। जो उसके पुराने प्रेमी थे वह उसे जलाने के लिए कुछ भी प्रयास करते, पर वह प्रसाद के पास आकर सब कुछ भूल जाती थी। मगर जैसे राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, उसी तरह प्रेम के क्षेत्र में वह भी दुरुपयोग की ओर जाता है, और जो कमज़ोर होता है उसे तावान देना पड़ता है। अब पद्मा प्रसाद की लौंडी थी, और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने से क्यों चूकता। उसकी कील की पतली नोक चुभा ली थी। बड़ी कुशलता से वह उत्तरोत्तर अंदर ठोकता जाता था, यहाँ तक कि उसने रात को देर से आना शुरू कर दिया। अब तो वह पद्मा को कहीं भी अपने साथ ना ले जाता था और बहाना करता। जब पद्मा उससे घूमने जाती, कार निकाल लेता और उड़ जाता। 2 साल गुजर गए। पद्मा अब गर्भवती थी, वह कुछ स्थूल हो चली थी। उसके रूप में पहले किसी नवीनता और मादकता ना रह गई थी। अब घर की मुर्गी थी, साग बराबर। एक दिन इसी तरह पद्मा लौट कर आई तो प्रसाद गायब थे। झुंझला उठी। इधर कई दिनों से वह प्रसाद का बदला हुआ रूप देख रही थी। आज उससे कुछ स्पष्ट बातें करना चाहती थी। 10 बज गई, 11 बज गए, 12 बज गए, वह ना आया। भोजन ठंडा हो रहा था, नौकर चाकर सो गए। रात के कहीं 1 बजे जाकर के प्रसाद घर आए। पद्मा ने बहुत सास बटोरा, पर प्रसाद को सामने पाते ही वह इतनी कमज़ोर मालूम हुई। जरा कड़े शब्द में पूछी, आज इतनी रात कहाँ तक थे? कुछ खबर न थी कि इतनी रात हो गई? प्रसाद को इस वक्त असुंदरता की मूर्ति सी दिखाई दे रही थी। वह एक विद्यालय की छात्रा के साथ सिनेमा देखने गया था। बोलो, तुमको आराम से सो जाना चाहिए, तुम इस दशा में हो, तुम्हें ये इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। पद्मा का साहस कुछ प्रबल हुआ। मैं तुमसे पूछती हूँ, उसका जवाब दो। इतनी रात को कहाँ थे? मुझे जहन्नुम में भेजो। तुम मुझे भी जहन्नुम में जाने दो। तुम मेरे साथ दगा करोगे, मैं साफ देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों की ज्योति कुछ बढ़ गई होगी। मैं इधर कई दिनों से तुम्हारा मिजाज बदला हुआ देख रही हूँ। मैंने तुम्हारे हाथों बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया है तो आज बोलो, मैं चला जाऊँगा। तुम जाने की धमकी क्या देते हो? यहाँ तुमने आकर कोई बड़ा त्याग नहीं किया है। मैंने त्याग नहीं किया है, तुम यह कहने का साहस कर रही हो। मैं देखता हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़ रहा है। तुम समझती हो मैंने इसे अपंग कर दिया है, मगर मैं इसी वक्त तुम्हें ठोकर मारने के तैयार हूँ, इसी वक्त। पद्मा का साहस जैसे बुझ गया। प्रसाद अपना ट्रंक संभाल रहा था। पद्मा ने दीन भाव से कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात ना कही जो तुम इतना बिगड़ उठे। मैं तो केवल तुमसे यह पूछ रही थी, कहाँ थे? क्या मुझे अब इतना भी अधिकार नहीं है? मैं कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती, तो तुम क्यों बात बात पर डांटते रहते हो? उसका कंठ रूंध गया और मेज पर सिर पर रख कर फुट फुट कर रोने लगी। प्रसाद ने पूरी तरह उस पर विजय पा ली। पद्मा के लिए मातृत्व अब बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था। उस पर एक चिंता मंडराती रहती। कभी कभी वह भैंसे काँप उठती और पछताती। प्रसाद की निरंकुशता दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। क्या करे क्या न करे, गर्भ पूरा हो गया था। वह कोर्ट न जाती, दिन भर अकेली बैठी रहती। प्रसाद संध्या समय आते, चाय वाय पीकर फिर उड़ जाते। कभी कभी 11-12 बजे तक ना लौटते। वह कहाँ जाते यह किसे उससे छिपा न था। प्रसाद को जैसे उसकी सूरत से नफरत हो गई थी। पूर्ण गर्भ, पीला मुख, चिंतित, सशंक, उदास। फिर भी वह प्रसाद को श्रृंगार और आभूषणों से बांधने की चेष्टा से बाज न आती। मगर वह जितना ही प्रयास करती, प्रसाद उतना ही मन उसकी ओर से फिरता था। इस अवस्था में श्रृंगार उसे और भद्दा लगता। प्रसव वेदना हो रही थी, प्रसाद का पता नहीं था। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी, मगर प्रसाद का न रहना
पद्मा की प्रसव वेदना की और भी दारुण बना रहा था। बालक को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, मगर फिर प्रसाद को सामने ना पाकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े पड़ गए हों। 5 दिन सौर ग्रह में काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली, नंगी तलवार बनी। माता बनकर वह अपने में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रही थी। अपने चपरासी को चेक देकर भेजा, प्रसव संबंधी कई बिल अदा करने थे। चपरासी खाली हाथ लौट आया। पद्मा ने पूछा, रुपए? बैंक के बाबू ने कहा, रुपए सब प्रसाद बाबू निकाल ले गए। पद्मा को गोली लग गई। 20,000 रुपये प्राणों की तरह संचित कर रखे थे इसी शिशु के लिए। हाय! सौर से निकलने पर मालूम हुआ प्रसाद विद्यालय की एक बालिका को लेकर इंग्लैंड की सैर करने चले गए। झल्लाई हुई घर में आई, प्रसाद की तस्वीर उठाकर जमीन पर पटक दी और उसे पैरों से कुचला। उसका जितना सामान था उसे जमा किया, दिया सलाई से आग लगाई और उसके नाम पर थूक दिया। 1 महीना बीत गया। पद्मा अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद लिए खड़ी थी। उसका क्रोध अब शोकमय निराशा बन चुका था। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार, कभी घृणा। उसने सड़क पर देखा एक यूरोपियन लेडी अपने पति के साथ अपने बालक को बच्चों की गाड़ी में बिठाए लिए चली जा रही है। उसने हसरत भरी आंखों से उस खुशनसीब जोड़े को देखा तो उसकी आंखें सजल